नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, देश में बैठे ये जो रोड़ा गैंग का खेल अब बहुत हुआ। 40 दिनों से किसानों के साथ खेलने वाले अड़ंगेबाजों का आज पूरा हिसाब होगा। बस कुछ ही देर का इंतजार रह गया है। विज्ञान भवन से अच्छी खबर आने की उम्मीद है। पिछली बार भी हमने देखा था, सरकार ने अन्नदाताओं की 2 मांगे मानी थी। अन्नदाताओं की समस्या का संपूर्ण समाधान होकर रहेगा और गुमराह गैंग की दुकान का शटर डाउन होगा, थमेगा ये घमासान। और अब किसान भाइयों को असलियत समझा पाएगी सरकार। दोस्तों, सियासी फसल के लिए अन्नदाताओं के साथ छल करना और छल करने वालों पर आज करेंगे 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जब हलधर चाहे हल तो कौन कर रहा है छल? आखिर किसको खल रहा है हल? आज कटेगी अड़ंगेबाजों की सियासी फसल। सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में सकारात्मक माहौल में 8वें दौर की बातचीत चल रही है। 3 घंटे से किसान अपनी बातें रख रहे हैं। मोदी सरकार खुले मन से सभी विषयों पर चर्चा करने में जुटी हुई है। हर हाल में आज संपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। पूरा देश टकटकी लगाए विज्ञान भवन की ओर देख रहा है। किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। कृषि मंत्री को भी पूरी उम्मीद है कि अन्नदाता आज सड़क छोड़कर अपने खेत खलिहान में लौट जाएंगे। जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। दिल्ली में हाड़ गलाने वाली सर्दी के बीच 40 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 7वें दौर की बातचीत में आधा समाधान हुआ, लेकिन अन्नदाता एमएसपी पर अड़ा है। 3 इशू है हमारे, बिंदुवार तो नहीं इस चर्चा होनी। 3 बिल वापसी हो, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक पर्दे के पीछे से खेलने वाली कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया। सुलह की आहट से परेशान कांग्रेसी विज्ञान भवन के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। आप समझ ही गए होंगे कि किसानों को भड़काने के पीछे कौन सा गुमराह गैंग काम कर रहा है। विपक्षी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए उनको बहकावे में लेकर आंदोलन करा रहे हैं। सवाल है कि जब हलधर को हल चाहिए, पीएम मोदी को किसानों का सुनहरा कल चाहिए, तो फिर कौन है जिसे सिर्फ सियासी फसल चाहिए? आप ऐसे 2 मुहे को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसी फसल की ताक में बैठा रोड़ा गैंग अब बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, 5 के प्रहार पर मेरे साथ आज हैं बाबा रामदेव, सीधे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। बाबा, देख रहे हैं आप, एक तरफ जहां किसानों को असली बात समझाने में रोड़ा बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो कोविड वैक्सीन बन रही है, कोविड शील्ड, इसको बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये हर तरफ से, हर मोड़ पर आम जनता का नुकसान करने वाले ये लोग, क्या इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये अपनी राजनीति के चलते आम भारतीय, आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं? एक भारतीय का नुकसान कैसे बर्दाश्त करे ये सरकार? बाबा रामदेव। ऐश्वर्य भाई, देखो, आपने जो एक बात कही कि मोदी जी हमारे एक समाधान पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग व्यवधान डाल रहे हैं। वो हलधर की समस्याओं का हल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग छल प्रपंच रच रहे हैं। और जहां तक वैक्सीन का प्रश्न है, वैक्सीन ना किसी पार्टी की होती है, ना किसी पंथ की होती है, मैं तो कहता हूं किसी कंपनी की भी नहीं होती है। वह तो एक विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है और विज्ञान के अनुरूप सब मत, पंथ, पार्टियों को, सब कंपनियों को, ब्रांड्स को काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से बेनकाब होंगे। राजनीतिक रूप से वो लोग हाशिए पर चले जाएंगे और वो
पांथिक लोग भी, वो मजहबी लोग भी, जो मजहबी आतंकवाद, कुछ लोग वैचारिक आतंकवाद, जिसके लिए पहले भी मैंने एक बार बोला था तो बड़ा बखेड़ा हुआ था जी, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है और रिलीजियस टेररिज्म भी इसमें घुसाना चाहते हैं, वैक्सीन में भी, कि इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। अरे भाई, ये बकवास क्या करने की जरूरत है? वैक्सीन के अंदर चर्बी का क्या काम और ये पार्टी का क्या मतलब? हाँ, ये जरूर है कि जितने भी कोरोना के ऊपर पूरे विश्व में इनिशिएटिव लिए गए, उसमें मोदी जी ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया, तो इस पर तो फक्र होना चाहिए। और जो लोग राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक दिवालियापन के शिकार हैं, उन लोगों को राजनीतिक तौर पर मोदी का विरोध करना चाहिए। आप वैज्ञानिक तौर पर मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी ने जो वैक्सीन का संदर्भ था, किसी भी संदर्भ में कोई अवैज्ञानिक बात नहीं की। ऐश्वर्या जी, नहीं, यही मेरी दिक्कत है बाबा रामदेव। और ये बात शुरू सिर्फ एक तरफ नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पर भी आपने बोला बाबा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार ने कहा कि हम एमएसपी देंगे, थी है और रहेगी, मंडी सिस्टम थी है और रहेगी। वहीं ये कुछ लोग निकलते हैं और किसान भाइयों को कुछ और पढ़ाने में लग जाते हैं कि अरे आप जानते नहीं हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, अरे आपको पता नहीं है, एमएसपी खत्म हो जाएंगे। यही वो लोग हैं। अखिलेश यादव बाबा, आप भी उनसे हजारों बार मिले होंगे। उनको एक समय पर युवा नेता माना जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। वो ऐसी बात कहें कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये इस पर मैं भरोसा नहीं है, जब सपा की सरकार आएगी तो हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ये जो वैक्सीन को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, इससे नुकसान किसका होगा बाबा रामदेव? गरीब हिंदुस्तानी का ना, एक आम हिंदुस्तानी का। अखिलेश यादव तो कहीं भी जाके वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन जो उनके लाखों हजारों फॉलोअर हैं मुलायम सिंह यादव के और उनके, दिक्कत उनको होगी। और यही हुआ। उसके बाद उनके एक एमएलसी ने कहा अरे ये तो नपुंसक बना देगी। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता, एक पूर्व सांसद है राशिद अल्वी, वो कह रहे भाई ये तो विपक्ष को मारने वाली वैक्सीन है। और यही चीज किसानों के मुद्दे पर भी हो रही है। बात कुछ और है और उसको पेश किसी और तरीके से किया जाता है। बाबा रामदेव, देखो ऐश्वर्या भाई, वैक्सीन का मैंने कहा गाय और सुअर से कोई लेना नहीं, वैक्सीन से कोई नपुंसक नहीं हो सकता। वैसे मैं जाहिर तौर पर एलोपैथी का विरोधी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं मानता हूं 99% समस्याओं का समाधान जब योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक तौर तरीकों से हो सकता है, तो हम क्यों अपनी आत्मनिर्भरता खोएं। लेकिन इस मामले पर मैं कहना चाहूंगा, यह गलत बात है कि कोई कहे कि वैक्सीन से नपुंसक कोई हो जाएगा, कोई इसके साथ कोई पंथ को या पार्टी को जोड़ करके बात करे, तो ये भी एकदम सिर फ्री बात है। और जहां तक प्रश्न वैक्सीन की उपलब्धता और उसको आगे किस तरह से आगे बढ़ाने का है, यह भी एक बहुत संजीदगी वाली बात है कि लोगों को सब्र भी रखना चाहिए और अपना संयम भी, आत्मसंयम योग, जिसको भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि अभी फ्रंटलाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसके बाद में हमारी आर्मी है, पैरामिलिट्री है, फिर हमारी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पहुंचते पहुंचते, और फिर जो जिनका हार्ट बहुत वीक है, लिवर किडनी के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, ये 2021 तक आम लोगों को तो वैक्सीन यद्यपि नहीं मिल पाएगी ऐश्वर्या भाई। तो मैं साथ में यह भी कहूंगा कि कोई किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन का विरोध नहीं करना चाहिए, मानवता को बचाने की बात है। दूसरी बात, केवल वैक्सीन पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं, लोगों को अपनी इम्यूनिटी, जो इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी वैसे भी लगाने के भी 2 महीने बाद पैदा होगी, और वो 6 महीने या 9 महीने कितने दिन रुकेगी, ये आगे भविष्य में तय हो जाएगा, उसके भी नतीजे सामने आ जाएंगे। और ये होने के बाद किसी कारण से किसी को कोरोना हो भी गया, तो वो आपकी अपनी इम्यूनिटी से ठीक होने वाला, तो क्योंकि ये प्रिवेंशन है। तो ऐसे कुछ बातों को हमें संदर्भ में रखते हुए टोटलिटी में सोचना चाहिए, न तो लोगों को सब्र का बांध टूटना चाहिए और न किसी भी बहकावे में आना चाहिए ऐश्वर्या भाई। नहीं, लेकिन बाबा मेरी की दिक्कत बात है ना, जब अखिलेश यादव बोलेंगे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर उनके एमएलसी बोलेंगे कि ये तो नपुंसक बना देगी, फिर एक और कांग्रेस के नेता खड़े होंगे, वो बोलेंगे कि ये क्या है, ये तो विपक्षी नेताओं को मारने के लिए। बाबा रामदेव, आपको आज बोलना पड़ेगा किसानों के विषय पर भी, क्योंकि भारत आपको सुनना चाहता है, भारत की जनता आपको सुनना चाहती है। आपने कहा कि आप खुद खेती करते हैं, आपने कहा कि आप आज भी आप हल जोतते हैं, आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आपने चलाया भी।
आप मुझे ये बताइए बाबा, इसी तरह की तो मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, गलत जानकारी को जानबूझकर कुछ राजनेता वहां भी हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। सरकार ने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी, मंडियां थी हैं और रहेंगी, मंडी सिस्टम और एमएसपी नहीं हटेगा। अब बताओ। देखो जी, एक ऐश्वर भाई, तीन बातें अलग अलग है। पहली बात, मोदी जी किसान विरोधी क्यों होंगे? वो तो पहले प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं, उनका कल सुनहरा हो, वो उनके बच्चे, उनकी औलादें वो खेती से पलायन ना करें, इस तरह से उनको वैल्यू एडिशन मिले, उनकी उपज बढ़े, उनको पूरा मूल्य मिले। तो किसी भी न मंशा के तौर पर, न नियत के तौर पर, न नीतियों के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मोदी जी को पिछले 2 दशकों से जानता हूं। एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है सरकार की जो नीतियां हैं। देखो, मैं खुद एक कृषक पुत्र हूं और मैंने खेती को जिया है। आपने जैसे कहा, मैं हल चलाने से लेकर के फसलें बोने काटने से लेकर के उसकी हर बारीकी को जानता हूं, क्योंकि मैंने खेत में काम किया 25 सालों तक। अब इसके साथ अगली बात यह आती है कि एमएसपी, अब उसको एमएसपी लागू रहेगा, ये तो जो है सरकार ने कह भी दिया है और लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कुछ प्रकार की भ्रांति है। मंडियों को, चाहे वो प्राइवेट मंडी है, चाहे सरकारी मंडियां हैं, या जो है और दूसरे प्राइवेट खरीदने वाले हैं, या सरकार खरीदती है, ये सारा काम तो चलेगा। बात यह है कि एक किसान यदि अपने नजदीक की मंडी में ना बेच करके दूर की मंडी में या दूसरे राज्य में जहां उसको अच्छा भाव मिल रहा है, दूसरा व्यापारी जो उसको अच्छा भाव देना चाह रहा है, तो बात इतनी सी है कि सबको खुले बाजार के जो है, पूरी दुनिया तो आज एक ओपन मार्केट है, तो उसमें किसानों को यह अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें किसी के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। हाँ, जो दूसरी पराली को लेकर के या बिजली को लेकर के, बहुत सी चीज़ों को लेकर के जो किसानों के मन में जो प्रश्न थे, उनका काफ़ी उत्तर दे भी दिया। और मुझे लगता है 2 कदम सरकार और 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो समाधान होगा, संवाद से ही समाधान होगा। आपने भी कहा है और यही सत्य है जो आपने कहा ना आखिरी में बाबा, समाधान नहीं, संवाद से समाधान होगा। दिक्कत क्या है? जी हाँ, दिक्कत के बारे में बताइए। दिक्कत क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं। हाँ, अब आप आए पॉइंट पे, अब आए बाबा आप पॉइंट पे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी को राजनीतिक तौर पर मोदी को घेर ना सके। तो जो देश में मोदी विरोधी लोग हैं, और खास करके कुछ तो देश विरोधी भी लोग हैं, कुछ बाहर जो हमारे भारत विरोधी ताकतें, और कुछ पूरी दुनिया में भी तो सब लोग तो मोदी जी को पसंद ही करते होंगे ना, कि भारत का जो उभरता हुआ पूरा उसका जो गौरव है, कौन राष्ट्र विरोधी या भारत विरोधी ताकतें चाहेंगी? तो कुछ लोगों को किसानों के मुद्दे का सामने रख करके और मोदी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है। तो मैं जितने भी देश के अन्नदाता हैं, वो सब, कोई भी उसमें राष्ट्र विरोधी मैं उनको नहीं मानता हूं। पूरी दुनिया में भी यदि कोई किसानों के समर्थन में न्यायपूर्ण बात कर रहा है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जैसे आपने भी कहा, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि किसानों के मुद्दों पर समाधान हो। और ये कुछ जो लाल झंडे वाले जो वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ और भी जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं एग्रीकल्चर से लेकर के नेशन बिल्डिंग में, वो वहां जाकर के जो है कानाफूसी करने में लगे हुए हैं। तो किसान इतने बेवकूफ भी नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूं, मेरे बाप को भी सिग्नेचर नहीं करना आता है। लेकिन किसान अनपढ़ हो सकते हैं, उनको सिग्नेचर ना करना है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। बाबा बेवकूफ कैसे है जो सूरज को देख के बता दे कि समय क्या है? वो अपनी जो अपने बीज को देख के, जो कोपल को देख के बता दे बाबा रामदेव कि अभी इसमें कितनी खाद, कितनी यूरिया, कितने पानी की जरूरत है, वो बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो तो भाई ऐसा साइंटिस्ट है जो सूरज देख के बता देता है कि अब इतना पानी डालो, इतना खाद डालो। लेकिन बाबा रामदेव, मेरी दिक्कत उन लोगों से है जो 7 समंदर पार बैठ के ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हैं टिकरी बॉर्डर के बारे में। आप तो उन 7 समंदर पार वालों को भी जानते हैं और आप इन किसानों को भी जानते हैं। बाबा, आपको समझाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, जैसे अभी हमने बोला ऐश्वर्य भाई कि कुछ लोगों को भारत के ऐश्वर्य से, भारत के वैभव से, भारत के बढ़ते हुए गौरव से तकलीफ है। अब सब दिशाओं में
चुनौतियां बेशक आज भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक चुनौतियों से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसमें भारत ही क्या। तो उन चुनौतियों से उभार रहा है एक व्यक्ति। मैं तो एक सीधी सी बात पूछता हूं ऐश्वर्य भाई, जी पूछिए ना बाबा। सारे विपक्षी नेता और दुनिया में भी जो मोदी विरोधी लोग हैं, वो एक व्यक्ति का नाम बता दें कि ये व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर सकता है। मैं मोदी जी का जो वैचारिक रूप से और एक सैद्धांतिक तौर पर उनका जो समर्थक व्यक्ति हूं, मैं आज ही मोदी जी को छोड़ दूंगा। मोदी से कोई बड़ा चेहरा, कोई चरित्र, किसी की नीति या कोई नेतृत्व, कोई मोदी जी से अच्छी नीति वाला व्यक्ति लाके तो दे दो पहले। एक कोई व्यक्ति भगवान के विधान से कोई ऐसे तैयार नहीं हो जाता, कोई युगों युगों के बाद में कोई इस तरह का एक व्यक्तित्व, कोई कैरेक्टर तैयार होता है। मोदी जी का कोई विकल्प है नहीं, खाली मोदी जी को गाली देना है, तो वह गाली देने से सब समाधान नहीं होगा। तो ये एक तरह से राजनीतिक दिवालियापन के कुछ लोग शिकार हैं और इसमें कोई तंत्र नहीं है मेरे भाई ऐश्वर्या। लेकिन बाबा मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, और मैं सवाल एक बार दोबारा वैक्सीन पे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रही है। ये जो भारतीय वैक्सीन बनी है, भारत के हर एक नेता, हर एक भारतीय नागरिक को एक सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं ना, कि मतलब गर्व महसूस होता है कि भाई हमने भी एक वैक्सीन बना ली है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से यूरोप, आप जानते हैं, आपसे ज्यादा ट्रैवल शायद ही कोई और करता होगा। यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक देश इससे त्रस्त है, लेकिन भारत ने इसकी वैक्सीन बनाई। और भारत के यही राजनेता इस पे अगर राजनीति करें तो ये भारत की जनता को भी देखना होगा कि किस प्रकार का नेता चाहिए। एक विकासशील नेता, एक ऐसा नेता जो कि विकास की बात करे, या एक ऐसा नेता जो बोले अरे ये वैक्सीन तो पार्टी की वैक्सीन है। क्योंकि अगर कल को अखिलेश यादव अगर अपने सूबे के मुख्यमंत्री बन गए, या चलिए उनको हम विश कर देते अगर वो कभी प्रधानमंत्री बने, तो जब कभी उनके दौरान वैक्सीन बनी तो क्या वो सपा की वैक्सीन होगी? क्या वो उन साइंटिस्ट, क्या वो उन डॉक्टर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते, उनकी कोई महत्ता नहीं है क्या डॉक्टर बाबा रामदेव? क्योंकि आपने भी एक कोरोनिल बनाई थी, मुझे याद है, हमने तब भी आपसे बात की थी, तब भी बहुत लोगों ने आपका विरोध किया था, पतंजलि का विरोध किया था कोरोनिल को लेके, लेकिन अब तो वैक्सीन को लेके हो रहा है बाबा रामदेव। देखो, फिर से ऐश्वर्या जी मैं कहना चाहूंगा, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, अभिनंदन, उनकी कठोर परिश्रम को, आदरणीय मोदी जी को बधाई, और भारत की उन कंपनियों का अभिनंदन जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक समाधान का एक जो है एक वो आशा की किरण वो बनकर के उभरे। और कम से कम विपरीत परिस्थितियों में, मानो आज कोई जो है -70 डिग्री पर नहीं, मैं थोड़े से हल्के से कम टेम्परेचर पर उन वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे सस्ती होगी भारत की वैक्सीन, अलग अलग वातावरण में उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। ऐसे में एक जब अच्छा काम हुआ है, उसकी बड़ाई यदि नहीं कर सकते तो कम से कम मौन योग धारण कर लो। आप यदि आपको, मैंने कहा, कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा है तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा शीर्षासन कर लो। आपको सिखाना पड़ेगा ना, आप सिखाते नहीं हैं। जल जाए भाई, शिकायत है राहुल गांधी की कि आप उन्हें सिखाते नहीं। क्या? तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आज भी। मेरा तो आप पे आरोप है कि आप सिखाते नहीं है। आप जाके शीर्षासन सिखाइए कि भाई सर के बल खड़े हो जाओ, क्योंकि ये मानना पड़ेगा बाबा रामदेव कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो पूरा गैंग है, ये जो पूरा ये जो देश तोड़ने वाला गैंग है, ये पूरा फेल हो चुका है। अब शीर्षासन तो मोदी जी ने ही पूरा शीर्षासन बहुत लोगों को करा दिया है जी। मोदी जी ने विरोधियों को तो बहुत शीर्षासन करा दिया है। वैसे कभी वक्त था जब जो हमारे इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी शीर्षासन किया करते थे तो कांग्रेस बड़ी अच्छी चला करती है। तो मुझे लगता है उनसे सीख लेनी चाहिए राहुल जी को भी। वैसे उनसे भी मैं मिला हूं व्यक्तिगत तौर पर, मुझे जो है उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं लगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर शार्पनेस, वो एक अलग प्रकार की प्रतिभा होती है जो ईश्वर की देन होती है। जहां तक प्रश्न, देखो वापस मैं आ रहा हूं जी, ये जो DCGI ने और जो इसको अनुमति दी है, उन्होंने, आपकी जानकारी के लिए एक ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, स्वासारी कोरोनिल को और हमारे अणु तेल को उन्होंने भी, और इतना ही नहीं, गिलोय, अश्वगंधा और नीम की ये सारी जो हमने औषधियां बनाई, इनको भी
ये डीसीजीआई ने अनुमति नहीं दी है, उसको सीओपीपी भी दी है 158 देशों में बेचने की। तो हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करते हैं और हमारा संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो। पर ये राजनेता तो इन्हीं साइंटिस्टों और ऐसे ही डॉक्टरों को बता देते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं। अधिकारों की बात करते रहते हैं। नहीं, लेकिन जब अखिलेश यादव और ऐसे कांग्रेस के नेता बोले कि ये बीजेपी की वैक्सीन है तो शर्म आनी चाहिए बाबा। ये कहां से ये किसी पार्टी की वैक्सीन है? अरे ये हर एक गरीब, हर एक आम भारतीय के लिए है। अरे आपके हमारे लिए है, आपके लिए उनके लिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं लगवाया क्या? प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ने लगवाया कि नहीं लगवाया? अरे भाई, अमेरिका, चीन, लंदन, फ्रांस, इटली, जापान, हर एक देश के नेता लगवा रहे हैं, हर एक आदमी लगवा रहे हैं। इनको यहां भी पार्टी करनी है कि ये तो बीजेपी का है, ये तो कांग्रेस का है, ये तो सपा का है, ये तो बसपा का है। ऐसे कैसे चलेगा? भारतीय भाई, आम भारतीय युवा क्या देख रहा है कि अखिलेश यादव, जिसको एक समय युवा नेता मानते थे, वो कह रहे हैं कोविड वैक्सीन मत लगवा लेना क्योंकि ये तो बीजेपी की सरकार में बनी है। अरे इसका क्या औचित्य है? डॉक्टर साइंटिस्ट बनाते हैं बाबा रामदेव। आप समझाइए, आप तो एक धर्मगुरु भी हैं। देखो, मैं धर्म, अध्यात्म, राजनीति और जीवन के यथार्थ में सकता हूं। तो यथार्थता यह है कि ना तो उससे कोई नपुंसक होगा, ना उसमें गाय और जो है सुअर का कोई प्रश्न है, ना कोई पार्टी का पंथ का प्रश्न है। विशुद्ध रूप से हमें वैज्ञानिक अप्रोच रखनी चाहिए और किसी ने कुछ भी बोला है तो मुझे लगता है उसको इसके लिए प्रयासित करना चाहिए और आगे से इस तरह की उनसे कोई बदजुबानी ना हो, किसी भी प्रकार से उनका मानसिक संतुलन ना बिगड़े। इसके लिए रोज सुबह उठ करके एक बार अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, और ज्यादा ही किसी को अच्छा सद्ज्ञान चाहिए तो ओंकार और गायत्री मंत्र से भगवान से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। लेकिन बाबा, मति, भक्ति, कृति, प्रकृति हमारी ठीक नहीं होगी तो हमारी प्रगति ठीक नहीं होगी, दुर्गति होगी। लेकिन इनका काम इससे चलेगा नहीं, इनको समझाना पड़ेगा क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये बीजेपी की वैक्सीन, कांग्रेस की वैक्सीन, यही किसानों में भी हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे बाबा रामदेव, मैं जानता हूं कई किसान संगठन आपके पास भी आए थे, कई किसान संगठन के नेता आपके पास भी पहुंचे थे कि बाबा रामदेव मदद करो, बाबा रामदेव हमारी बात आगे रखो। आपका क्या कहना है? एक आखिरी लाइन आपसे बाबा रामदेव इस मसले पर, ये जो फार्म लॉस पर, और आप जब अब समय आपको 130 करोड़ भारतीय सुन रहे हैं, वहीं विज्ञान भवन में दिल्ली में भारत सरकार के मंत्री और किसान नेता बैठक कर रहे हैं। बाबा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा देश सुन रहा है अभी। देखो, आदरणीय श्री टिकैत साहब, जो बड़े टिकैत साहब थे जी, महेंद्र सिंह टिकैत, बेटे दोनों ही, नरेश जी भी और राकेश जी भी, ये इनके साथ में भी मेरा एक आत्मीय संबंध है जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी के दोनों ही, उनके भी हमारे साथ संबंध थे। उनका भी अंतिम समय उपचार पूज्य आचार्य भाषण जी ने हमने किया हुआ है। और बीच में आप एक बड़े आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे तो हमने उनको, जब मौसम बहुत खराब था तो ये पतंजलि में उनको हमने ठहराया भी था। बात उसकी नहीं है, मैं तो हर किसान के मुद्दे पर उनके साथ में हूं। लेकिन बस एक ही बात कहूंगा, अड़ियलपना छोड़ करके दोनों ही तरफ से सरकार भी पूरी तरह से जो है सब समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और किसान भी समाधान चाहते हैं। तो आपने ठीक ही कहा है, जो कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं बीच में, उनसे बच करके और बिचौलियों से बच करके, मुझे लगता है जब आमने सामने सीधे संवाद हो रहे हैं तो बीच में जो दाएं बाएं से लोग जो है कुछ इसके अंदर बात में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि आज शाम तक ही कुछ समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि यह अन्नदाता के सम्मान का प्रश्न है, यह भारत के स्वाभिमान का प्रश्न है। जरूर समाधान निकलेगा ऐश्वर्या भाई। बिल्कुल, तो ये थे बाबा रामदेव। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, 5 के प्रहार पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए, बाबा रामदेव। और वहीं मेरे पास इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरे पास पूरा पैनल भी है मेरे साथ, नुपुर शर्मा भी है, अजीत भारती भी है, रत्नाकर त्रिपाठी भी है, ऋषि मिश्रा भी है। लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास नुपुर, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस समय केंद्र और किसान के बीच बातचीत जारी है और विज्ञान भवन में इस समय बातचीत चल रही है। किसान नेता कह रहे हैं, किसान नेताओं का अड़ियल रुख अभी भी जारी है। वो कह रहे हैं कि फार्म लॉस, सारे फार्म लॉस वापस लीजिए। मेरी साथी श्वेता त्रिपाठी वहां पर मौजूद है सुबह से,
मैं श्वेता त्रिपाठी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अपने पैनल के पास जाऊंगा 5 के प्रहार पर। श्वेता त्रिपाठी, क्या है लेटेस्ट, बताइए। देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, जो आप अपडेट दे रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को लेकर के, लेकिन आज जब किसान आए थे तो वाकई में जो उनका मूड था वो बिल्कुल ही देखने को मिल रहा था कि वो तैयार नहीं है किसी भी संशोधन के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रख रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। 3 कानून, कृषि कानून, जब तक ये वापस नहीं होते तब तक वो किसी भी बात पे सहमति नहीं दर्ज कराएंगे। और वो यही कह रहे हैं कि अब ये किसानों के दिल में एक ये जो आंदोलन है, इसको लेकर के जो आग है वो अब लग चुकी है। वो ये कह रहे हैं ये तभी शांत होगी जब सरकार कुछ भी बात मानने को तैयार होगी, सरकार आगे बढ़ने को तैयार होगी। लेकिन सवाल यही है कि आज समाधान की जो कोशिश हो रही है, इस अड़ियल रवैये के साथ वो कोशिशें कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि हमने जब किसानों से कहा कि अगर आप इतनी सख्ती करेंगे, अगर आप ये सोच लेंगे कि हमें टस से मस नहीं होना है, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? तो वो ये सरकार को जी जी बिल्कुल। और वहां पर इस समय वो दिल्ली के विज्ञान भवन में वहां मौजूद है। श्वेता, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ गई? वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। श्वेता, आप वहां रहें, ध्यान से रहें। मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ नुपुर शर्मा है, वरिष्ठ नेत्री हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अजीत भारती हैं, पत्रकार है, एडिटर है ऑप इंडिया के। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, पूर्व सांसद है राज्यसभा के कांग्रेस से, और ऋषि मिश्रा है। मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले नुपुर शर्मा और रत्नाकर त्रिपाठी जी। नुपुर जी, बात सिर्फ इतनी है नुपुर की संवाद से समाधान निकलेगा। आप बात करेंगे, अगर आप तैयार होंगे बात समझने के लिए और करने के लिए तो समाधान निकलेगा। सरकार ने एक चीज कही है, और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये प्राइमरी डिमांड्स थी नुपुर, कि एमएसपी है, थी और रहेगी, मंडी सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है। नुपुर शर्मा और रत्नाकर त्रिपाठी जी। नुपुर, नमस्कार ऐश्वर्या। देखिए, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे बताती है और चीजें पढ़ के और याद रखने की मेरी आदत है, तो ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था किसानों द्वारा, तो उसमें इनकी 3 मूल्य मांगे थी। सबसे पहले तो ये थी, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा ने एक तरीके से भ्रमित कर दिया था कि ये 3 जो बिल आए हैं, नए कानून आए हैं, इसमें जो किसान है उसके पास वो उच्च न्यायालय नहीं जा पाएगा। अंग्रेजी में कहा था कि हाई कोर्ट नहीं जा सकता। हालांकि ये भ्रमित करने की बात थी। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी भी एसडीएम ऑर्डर के खिलाफ अपील के अंदर, रिट जुरिसडिक्शन के अंदर किसी भी नागरिक को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने से रोका जा सके। दूसरी मांग इनकी ये थी, एक तो ये मांग थी कि इनके न्यायालय में जाने की इनकी रोक रुकावट ना हो। दूसरी मांग थी एमएसपी की, और तीसरी उनकी एक क्लैरिफिकेशन थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कहीं जमीन के ऊपर, किसान की जमीन के ऊपर कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा ना किया जाए। तो इन तीनों मांगों से लेके, मैं 3 महीने की बात, पहले की बात बता रही, जो भ्रमित किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, आज रिपील द फार्म लॉज, बीच में कहीं पे पराली जलाने की बात भी आ गई, कहीं पे बिजली के बिल की बात भी आ गई। तो मैं तो ये, और अब ये कह रहे हैं कि हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि ये बिल, ये तीनों कानून वापस ना लिया जाए। देखिए, वापस तो तब लिया जाएगा कि जब आप बताएंगे कि आखिर दिक्कत है कहाँ। दिक्कत कहाँ? सरकार ने तो आपकी मर्जी और आपकी पसंद खोली है। सरकार ने किसी, कोई अन्य आदमी आपकी मेहनत के ऊपर अमीर ना हो जाए, सिर्फ केवल एक मोनोपोली जिसको कहते हैं, मोनोपोली ना बढ़ जाए कहीं, आपकी किस्मत की डोर किसी के एक हाथ में ना हो। सरकार ने तो ये चीज को एक तरीके से मार्केट ओपन किया, मंडी तो कहीं जा नहीं रही। जवाब दीजिए। ये तो खैर कांग्रेस का था वादा। पूर्व सांसद है कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बताइए। आप मुझे बताइए, आपके पास फार्म लॉ है क्या ऐश्वर्या जी इस समय? थोड़ा मैं नुपुर शर्मा जी ज्ञान में वृद्धि कर दूं। बोलिए ना, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है और नुपुर शर्मा जी को भी नहीं मालूम है। क्लॉज 19 खोल के देख, आपको पता है, बोलिए। क्लॉज 19 खोल के देख लीजिए। क्या कहता है क्लॉज 19 क्लियरली देखिए ना, कि एसडीएम से पहले एसडीएम, देन डीएम, देन कमिश्नर, और उसमें क्लियरली लिखा है कि दे हैव बीन कन्वर्टेड टू जुडिशियल कोर्ट एंड देयर वोंट बी एनी इंजेक्शन। हाई कोर्ट तक के लिए लिखा है, पता नहीं क्या पढ़ के वो आई है, मैं नहीं जानता हूँ। आप अभी खोल के देख लीजिए, उसमें सरकार ने क्या कहा कि आप जुडिशियल, अरे वो वकील है, वो आपको ना पढ़ा के कहा ना कि आनंद शर्मा भ्रमित कर रहे हैं। आपके साथ यही दिक्कत है। आपने बोला त्रिपाठी जी, आपने क्लॉज 19 की बात करी, मैंने क्लॉज 19 खोल लिया। नुपुर शर्मा वकील है, वो आपको क्लॉज 19 समझाएंगे। जरा नुपुर शर्मा समझाइए। आप पढ़िए ना पूरा। अरे मैं पढ़ रहा हूँ ना पूरा त्रिपाठी जी, काहे ना परेशान हो रहे हैं? रुकिए, हम एकदम नहीं परेशान हो रहे। रुकिए त्रिपाठी जी, नुपुर समझा रहे हैं, समझाइए। क्लॉज 19 में ये कहाँ लिखा है कि आर्टिकल 226 की पावर संविधान
के दफा आर्टिकल 226 की पावर वापस ले ली जाएगी। कृपया करके भ्रमित ना करें। शर्मा जी, आपका इंटेंशन गलत है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि नहीं लिखा कि रिट जुरिस्डिक्शन ले ली जाएगी, नहीं लिखा की बेबी की रिट जुरिस्डिक्शन। दोबारा बोलिए, जोर जोर से झूठ बोलिए जनाब, जोर जोर से झूठ बोलिए। आप मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा है कि रिट जुरिस्डिक्शन उच्च न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय की विड्रॉ कर ली जाएगी। आप पढ़िए ना मेरे सामने, दोबारा बताइए कि वी आर गोइंग टू यूजर्प एंड टेक अवे एंड विड्रॉ आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 42 पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे। दिक्कत ये है, मुझे लाइन बताइए, लाइन बताइए त्रिपाठी जी, मुझे लाइन बताइए, त्रिपाठी जी, मुझे लाइन बताइए। त्रिपाठी जी, जो आपने परसीव किया, देखिए लॉ इज अबाउट परसेप्शन। देखिए एक मिनट, आप दोनों से मैं कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी और नुपुर। त्रिपाठी जी देखिए, त्रिपाठी जी सुनिए, त्रिपाठी जी सुनिए, तो त्रिपाठी जी सुनिए, नुपुर शर्मा क्या कह रही है। एक मिनट, नुपुर इनको समझाने दीजिए, फिर आ रहा हूं वापस आपको। त्रिपाठी जी एक मिनट रुकिए, आपका मैं जरा ऑडियो वीडियो ठीक करा लूं। त्रिपाठी जी आपका ऑडियो वीडियो ठीक करा लूं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तब तक मैं जा रहा हूं ऋषि मिश्रा और अजीत भारती जी के पास। ऋषि पूर्व सांसद है कांग्रेस के। त्रिपाठी जी ने कहा क्लॉज 19, नुपुर ने समझा दिया क्लॉज 19 का सब क्लॉज, और यह भी बता दिया कि वो किसके खिलाफ नहीं है। दिक्कत यह हो रही है ऋषि, लॉ वहां फार्म लॉज में अगर कुछ लिखा है तो इस तरह के कुछ राजनेता हैं जो लकीर के फकीर, एक लाइन ऐसी लिखी है तो ऐसे, अरे उसको पढ़ोगे समझोगे तब तो बताओगे ना। लॉ कॉम्प्लेक्स होता है भाई, उसको समझना पड़ेगा। उसको जिस तरह से आप समझ के किसानों को समझाना चाहोगे, बात वो है भाई। असलियत को थोड़ी कोई, आप क्या असलियत को बदल सकते हैं? अगर कोई चीज, अगर एमएसपी गारंटीड है तो क्या आप एमएसपी को हटा सकते हैं? क्या आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो फिर सरकार कह रही है कि थी है और रहेगी, वो कह रहे हैं कि जी क्लॉज 19 है, नुपुर कह रहे हैं कि क्लॉज 19 को समझो। वकील हूं मैं आपको समझा रही हूं, तो समझने को तैयार नहीं। अजीत भारती, ऋषि मिश्रा। ऐश्वर्य भाई, बिना स्पेसिफिक फ्रेम आउट किए हुए सरकार किसानों से बात कर रही है। यदि ये सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा तो एमएसपी को कानूनी रूप देने में क्या ऐतराज है? ऐश्वर्य भाई, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा आप पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं। मैं सरकार के झूठ के पुलिंदा को आपको सामने रखना चाहता हूं। अजीत भारती सुन रहा है। कृषि मंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिल आने से पहले किसान संगठनों से बात की गई, एक आरटीआई दायर किया गया है। अजीत भारती, पूछा गया कि बिल लाने से पहले किन किसान संगठनों से बात किया गया, तो सरकार ने कहा ऐसा कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी किसानों से झूठ बोल रहे हैं या देश से झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए। अजीत भारती कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं नुपुर के पास। हाँ बोलिए। पे मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ बोलिए। 23 क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। हाँ। और एमएसपी की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, नुपुर से दिलवाऊंगा। आपने बोल दिया, आप मुझे सुन लें। हाँ बोलिए। अब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 95% ऑफ फार्मर्स इन पंजाब, 95% धान और गेहूं की इनको एमएसपी मिलती है, जबकि यूपी में प्रतिशत जो है 3.6% है। 127 लाख मैट्रिक टन सिर्फ पंजाब से खरीदा जाता है गेहूं, जो 33% है पूरे देश का। बिहार में वो आ जाता है 10,000 मैट्रिक टन। ये सरकार की सफलता है ना। तो ये क्या 6% किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलता है? 100% किसानों को एमएसपी का फायदा क्यों नहीं मिलता है? ये सरकार की सफलता है, ये सरकार की सफलता है, ये सरकार की सफलता नहीं है क्या? ऋषि मिश्रा सुनो, एमएसपी क्या होता है? ऋषि मिश्रा चिल्लाने से एमएसपी क्या होता है? नुपुर और रत्नाकर त्रिपाठी। नुपुर, ऋषि मिश्रा चुप हो गए जब अभी अजीत भारती ने बोला। पहले ये तो समझ लो कि एमएसपी होता क्या है। ऐसे ही जब क्लॉज 19 की बात आप समझा रही थी तो रत्नाकर जी, आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। अनुपुर दीजिए। सबसे पहले तो जो मिश्रा जी से आपने जो उन्होंने बात कही, मिश्रा जी आरटीआई उसका जवाब देते तो मुझे पता नहीं कौन सी आरटीआई थी, उस पर सवाल क्या था।
लेकिन जरा मैं आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आपकी बढ़ाना चाहूंगी। प्लीज, मैं ऐश्वर्या मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लाना चाह रही, ना मैं इनके ऊपर चिल्लाई, ना मैं इनके ऊपर बोलूं। सुनिए, मैं नहीं बोलूंगी। जवाब आ रहा है, सुनिए ऋषि, जवाब आ रहा है, नहीं तो मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। ऋषि जवाब आ रहा है यार, ऋषि मिश्रा जवाब आ रहा है। मेरे को दिक्कत है कि आपसे आप सुनिए तो यही है ना कि मैं बता दूंगी, पर्दाफाश कर दूंगी अभी। सुनिए ऋषि सुन के पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादा चिल्लाने से आप सच साबित नहीं होता। बोलिए नुपुर, बोलिए। अब आप सुनिए, बातचीत कब हुई? 22 साल से बातचीत चल रही है। और मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगी, ये कृषि कानून नहीं है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के कानून है, एंट्री 33 और 34 के तहत। आई एम सॉरी ऐश्वर्या, आपको रोकना पड़ेगा इनको। रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए अरे ये खुद नहीं रुकते, इनके साथ दिक्कत लाइफ में यही। 22 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, पता नहीं आप कौन से जमाने में जी रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, डिलिब्रेशंस एंड कंसल्टेशन 22 साल से जारी है। अब आप आगे सुनिए। शुरुआत हुई शंकरलाल गुरु कमेटी से 2000 के अंदर, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 आई, एपीएमसी रूल्स 2005 आई, और सारे मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब 2010 में, और इनके कृषि मंत्रियों ऑफ 10 स्टेट, मतलब 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों के द्वारा 2013 में जो रिकमेंडेशंस आई, उसके तहत, मतलब ये बातचीत राज्य सरकार के स्तर पे चल रही थी। और इतना भी बता दूं, फरवरी 2013 के अंदर कर्नाटका राज्य में बातचीत चली है, इस पर तो न्यूज आर्टिकल भी। त्रिपाठी जी को तो मालूम होगा, पूर्व सांसद है कांग्रेस के। इसके बाद एपीएलएम एक्ट 2017 की बनी, जो फाइनली एक एक करके नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलवा रहा हूँ नुपुर, मैं आपके ऊपर नहीं बोलवा रहा हूँ। आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद त्रिपाठी जी बोलेंगे। आप पहले अपना पॉइंट देखिए, बहुत संवेदनशील है, इसमें बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है। नुपुर और रत्नाकर जी एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए, मैं भी सुन रहा हूँ, आप एक एक करके बोलिए जी। इसके बाद एपीएलएम एक्ट 2017 की बनी, जिससे फाइनली ये कॉन्करेंट लिस्ट के कानून है, कॉमर्स और ट्रेड एंट्री 33-34 के तहत। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो कृषि के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चरल कानून एक राज्य सरकार के अधीन आता है संवैधानिक तौर तरीके से। ये सिर्फ स्टेट के, ये कॉन्करेंट के स्टेट एंड सेंट्रल का जो पावर शेयर होता है, यह एंट्री 33-34 के तहत कॉन्करेंट लिस्ट कानून है। और इतना मैं आपको और बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2010 और 11 में, लिखित में तब के कृषि मंत्री कांग्रेस की सरकार के शरद पवार जी ने चिट्ठियां लिख लिख के राज्य सरकारों में कहा है कि अपने मार्केट खोलिए, मंडियों को बंद कीजिए, डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ कीजिए, प्राइवेट उद्योगपतियों को खरीद की आप अनुमति दीजिए। ये रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए, सही नहीं हो जाए। पूर्व सांसद है राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी से, त्रिपाठी जी जवाब देना पड़ेगा आज आपको। 13 का पढ़ डालिए, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, पढ़ डालिए पूरा का पूरा, इन्होंने वही किया ही है। 30 नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द। आपको मैं बता दूं, आप एक वकील को, सुप्रीम कोर्ट की वकील को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप पता नहीं कैसे सांसद थे भाई साहब, आप शायद जानते नहीं है कि कोई भी कानून आर्टिकल 226 और 32 की जी जी, मैं आपका इंटेंशन बता रहा हूँ मैडम, आप एक बात जान लीजिए, मैं आपका इंटेंशन बता रहा हूँ कि आप भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि मेरा भ्रमित करने से कुछ होगा भी नहीं, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी चीजें, आप आर्टिकल 226 की बात क्यों कर रही है? समय आपने अपने एग्रीकल्चर लॉ में क्या लिखा? मैं पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस में कौन इतना होशियार था जिसने आपको सांसद बनाया? देखिए यही परेशानी है देश के साथ कि कानून कुछ भी कह ले, ये संवैधानिक हक है। तो ऐसा है ना, आप किसानों को समझा लीजिए। अभी ऐश्वर्या जी कह रहे थे किसान टोपल देख के बता देते हैं पानी कितनी चाहिए, तो मुझे किसने क्या बताया वो छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, बात तो ठीक है, तो समझा लीजिए। त्रिपाठी जी की बात तो ठीक है, तो समझाइए बैठ के, बात तो ठीक है। अजीत भारती के पास में जा रहा हूँ, नुपुर और त्रिपाठी जी, एक मिनट। अजीत भारती, ऋषि मिश्रा, अजीत भारती, एक कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि अगर ये फार्म लॉ इतना सही है, इतना ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ी नहीं है अजीत भारती, और ये सिर्फ कुछ
विपक्षी नेता हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर किसानों को समझाया जा सकता है। तो किसान समझने के लिए तैयार है नहीं है ना। वो बोल रहे हैं कि वो उनकी मांगे आप देखिए कि रिपील दिस 3 लॉ। ऋषि एक मिनट, ऋषि रुको, ऋषि रुको, लोगों ने 300 से ज्यादा सांसदों को वहां पे भेजा, तो उनकी बात का वेट ज्यादा है या फिर 5000 लोग जो यहाँ हरे रंग की पगड़ी पहन के आ गए हैं। दिक्कत यह है कि पंजाब को अभी तक एक तरह से मोनोपोली एफसीआई जो खरीद करती है उनसे जितना लेती है, धान हो गया, गेहूं हो गया, जो भी इन पे इनकी एक मोनोपोली रही है। और ये 86% जो देश के वैसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, छोटी जगह, अगर किसानों को दिक्कत होती है तो पूरे देश का किसान क्यों नहीं आ रहा है दिल्ली? ऋषि जवाब दो, ऋषि 30 सेकंड समय कम है, जवाब दो और फिर मैं जा रहा हूं ऊपर। ऋषि जवाब दो, वो आप देखेंगे वो रत्नाकर जी एक मिनट, ऋषि जवाब दो, मिल रहा है, जवाब दो ऋषि। अब खुला वो कहीं भी जाके बेच सकता है। अब इनको चुप कराएंगे तब। अरे बोलो ना ऋषि, मैं बोल रहा हूँ। सरकार पे किसान कैसे भरोसा करे? हमारे किस पे भरोसा करे? तुम पे कि स्वामीनाथन आयोग नहीं तो किस पे भरोसा करे ऋषि मिश्रा? स्वामीनाथन आयोग तुम पे में क्या था? नुपुर, अगर ऋषि मिश्रा की मानिए नुपुर, समय कम है मेरे पास आज। नुपुर आखिरी 1 मिनट, ये कह रहे हैं कि सरकार पे मत करो, ऋषि मिश्रा कह रहे हैं सरकार पे मत करो भरोसा, इन्हीं पे कर लो भरोसा। नुपुर, मंत्रालय ने क्यों कहा? नुपुर आखिरी 30 सेकंड समय कम है। मैं कहना चाहूंगी कभी भी ऐसी डिबेट पे बिना पढ़े लिखे और अपनी जानकारी के नहीं बैठना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा है। ये तो मैं बता रही थी, स्वामीनाथन के जो रिफॉर्म्स हैं ये तो इम्प्लीमेंट, ये लागू किए गए हैं। स्वामीनाथन जी ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़े आर्टिकल में ये लिख के बताया है कि जितनी एमएसपी अब दी जा रही है मोदी सरकार के तहत, उतनी एमएसपी कभी भी किसी ने नहीं दी। और मोदी सरकार ने ये वादा और इसी का जवाब नहीं है नुपुर शर्मा इनके पास। ऋषि मिश्रा त्रिपाठी जी, जब मैंने ये कहा था ना कि किसान तो कोपल देख के समझ जाता है कि क्या है हाल, कितना पानी, कितना वो, मैं ये बता रहा हूं। इसीलिए आप जैसे राजनेताओं की, नुपुर भी नेता है, वकील भी हैं, आप तो पूर्व सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान को समझाएं। दोस्तों जरा सोचिए, अपने सियासी मुनाफे, जी हाँ, अपने सियासी मुनाफे के लिए गुमराह गैंग ने कितना गंदा खेल खेल लिया है। दिल्ली में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर चल रहा है, लेकिन ये जो हाड़ गलाने वाली ठंड है, अन्नदाताओं को, सड़क पर बिठाने वालों को, देश की जनता को एक एक दिन का हिसाब देना होगा आखिरकार। ये जो भ्रमबाजों को किसानों की जेब में पैसे आने की आहट से परेशानी होने लगी है ना, देश अन्नदाता खुशहाल चाहता है और देश की जनता यही चाहती है। और इस तरह की गंदी राजनीति, चाहे वो कोविड वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ने की हो या फिर भारत के किसानों को गुमराह करने की, भारत की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। 5 के प्रहार पर इतना ही, कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा। मेरे साथी सुचरिता लेकर आ रही हैं 6 बजे महाभारत, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।